Hello and welcome to our official YouTube channel of VS Classes Amlai. And today we are going to discuss about electronic voting machine. तो 1971 में एक केस आया इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का। उस वक्त लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी जो है लड़ रही थी और उनके ओपोनेंट जो थे वो राज नारायण थे। उन्हें इंदिरा गांधी को 518 सीटों में से 352 सीटों पर विजय हासिल हुई। सब बढ़िया था। उसके बाद से राज नारायण को कहीं ना कहीं शक हुआ और संदेह के बिना पर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उस जीत को चैलेंज किया ये कहते हुए कि इंदिरा गांधी ने रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट यानी आरओपीए एक्ट 1951 के तहत उल्लंघन किया है। उन्होंने जो जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज किया है अपने पर्सनल एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो उन्होंने ये केस फाइल किया। उसके बाद से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस चला, प्रोसीडिंग्स चली। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्हें गिल्टी पाया गया, प्रयागराज कोर्ट में उन्हें गिल्टी पाया गया। उन्हें ये सजा हुई कि उन्हें अपना जो पद है, प्रधानमंत्री का जो पद है, वो छोड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ कांग्रेस सरकार को 20 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि आप 20 दिन के ही भीतर कोई एक प्रधानमंत्री सूझबूझ से चुन करके बताएं। अब इंदिरा गांधी को ये चीज खटकी और उन्होंने फिर ये हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसे चैलेंज किया। उन्होंने कहा पे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चली। तो उसमें ये पाया गया कि इंदिरा गांधी जो है वो गिल्टी नहीं है। साथ ही साथ उनका जो पोस्ट है, प्रधानमंत्री का जो उनका पोस्ट है, वो उन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने गवर्नमेंट रिसोर्सेज का पर्सनल यूज के लिए नहीं उसका गलत इस्तेमाल किया है। तो ये सारी बातों का एक ये निष्कर्ष निकल करके आता है कि भले 1971 हो या आज 2024 हो, जब जब चुनाव आए हैं, भले वो लोकल लेवल के हो, स्टेट लेवल के हो, नेशनल लेवल के हो, जब जब चुनाव आए हैं, जैसे अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो जब चुनाव आते हैं तब 2-3 मसले उठ खड़े होते हैं। पहला क्या कि जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं उनका पर्सनल यूज किया जा रहा है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। दूसरी ओर एक केस ये उठ करके आता है कि ईवीएम का जो चल रहा है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये एक इशू जो है और इस दौरान भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुए हैं और उस पर क्या निर्णय आया है, उन सारी चीजों पर हम आज बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। तो जो आज का टॉपिक है उसमें दो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई इज इलेक्शन नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी जो हमारा देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। दूसरा सवाल है मैनिफेस्टोज का, यानी घोषणा पत्र का क्या रोल होता है चुनावों में। तो जो सबसे पहला सवाल है उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आप किसी एक कक्षा के एक विद्यार्थी हैं और आपकी क्लास में इंस्पेक्शन टीम आ रही है, इंस्पेक्टिंग के लिए ऑफिसर्स आ रहे हैं। वो आए, उन्होंने सवाल जवाब किया सारे बच्चों से कि आपकी पढ़ाई ठीक से चल रही है, या जो भी शिक्षक आपको पढ़ाने आते हैं, टीचर्स आते हैं, वो सिलेबस टाइम से कंप्लीट करते हैं या नहीं, उनके क्वेश्चन पेपर सिलेबस के हिसाब से होते हैं या नहीं। तो उस वक्त जो सवाल के जवाब हैं वो आप एक साथ देंगे तो जो ऑफिसर्स हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आपकी क्लास का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हो। उसी तरीके से एक राज्य के लिए, एक देश के लिए यह जरूरी होता है कि उस एक देश का एक रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव हो या एक सुप्रीम लीडर हो। वो अगर नहीं होगा तो जो सारी चीजें लॉज हैं, इनेक्ट करवाना है, लॉज बनाना है, इन सारी चीजों में बहुत सारी दिक्कतें आने लगेंगी। तो उस चीज के लिए जरूरी होता है एक रिप्रेजेंटेटिव होना, और उस रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए हमें चुनावों की जरूरत होती है। और चुनावों के जरिए हम वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनते हैं। दूसरी चीज है कि हमें मैनिफेस्टोज की जरूरत क्यों पड़ती है। एक मिनट। दूसरी चीज है हमें मैनिफेस्टोज की जरूरत क्यों पड़ती है। शायद ये दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। मैनिफेस्टोज की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। मैनिफेस्टोज क्या है, घोषणा पत्र होते हैं। और इनमें क्या होता है, घोषणा पत्र जो है उसमें जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां लोकसभा चुनाव में रहेंगी,
तो उनका एक ब्लूप्रिंट रहता है या उनका एक एम रहता है कि वो आगे चल करके अगर सत्ता में आते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए यानी जनहित में क्या क्या कार्यों को अंजाम देंगे। यानी यूं समझिए कि एक चेकलिस्ट होती है उनकी। अगर आप कहीं जाते हैं तो आप एक चेकलिस्ट लिस्ट बनाते हैं कि ये कार्य आपको करने हैं। उसी तरीके से एक राजनीतिक पार्टी का एक सत्ता में आने के बाद से वायदे रहते हैं अपनी जनता से कि वो जनहित के लिए ये कार्य करेंगे। अब वो घोषणा पत्र हमारी किस तरीके से मदद करते हैं। मान लीजिए हमारा इस बार का मुद्दा है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है या गरीबी बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उन सारी चीजों को हम पार्टीज के मैनिफेस्टोज में ढूंढेंगे कि किस पार्टी ने इन सारे मुद्दों के बारे में बात किया है। 50 से 70 पेज के मैनिफेस्टोज आते हैं, घोषणा पत्र आते हैं। तो उनमें कौन सी ऐसी पार्टी है जो इन सारे मुद्दों को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रही है और आगे चल करके अगर 5 साल वो सत्ता में रहती है तो उन सारी चीजों पे काम करेगी। तो ये घोषणा पत्र हमें मदद करते हैं कि हम एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना करके अपना लीडर जो है, सुप्रीम लीडर जो है, रिप्रेजेंटेटिव है, उसको चुने। तो ये दो सवाल जो है बहुत जरूरी हैं और बहुत बेसिक हैं, इवन दो इसे जानना जरूरी था। अब एक बार आप लोग जानते होंगे ईवीएम मशीन, फिर भी हम एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज द मीडियम थ्रू विच वोट्स आर रिकॉर्डेड, वोट रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरा, इसके 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है बैलेटिंग यूनिट, तीसरा है वीवीपैट। तो पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा बैलेटिंग यूनिट, तीसरा है वीवीपैट। तो अब ये क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पे मैंने इमेज लगाई हुई है, इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि क्या इनका कार्य होता है। पहला है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, ये जो है जब आप वोट देने जाएंगे तो वहां पर एक ऑफिसर बैठे होते हैं, तो ये कंट्रोल यूनिट जो है उनके पास रखी होती है। वहीं दूसरी इमेज जो है वो बैलेटिंग यूनिट की है। बैलेटिंग यूनिट में जो भी पार्टियां हैं उनके चुनाव चिन्ह दिए होते हैं और उन चिन्हों के सामने बटन दिया होता है। जिस भी पार्टी को, मान लीजिए आपको ए पार्टी को वोट देना है तो उसके सामने का जो बटन है वो आप प्रेस करते हैं। अब वीवीपैट का क्या कार्य होता है, जब आपने चुनाव में जाके आपने अपनी पार्टी को वोट दिया, जिस भी पार्टी को आप देना चाहते हैं, तो वीवीपैट का ये कार्य होगा, आपने एक्स पार्टी को वोट दिया है और उसका जो चुनाव चिन्ह है वो मान लीजिए सूरज है। तो वीवीपैट में एक पर्ची आएगी जिसमें उस चुनाव चिन्ह को दिखाया जाएगा, उसके साथ साथ सीरियल नंबर होगा और सिंबल होगा उस पार्टी का और नेम ऑफ द कैंडिडेट होगा। वीवीपैट में जो स्क्रीन होगी वो 7 सेकंड तक वो पर्ची आपको दिखेगी। उसके बाद से वो पर्ची जो है वो कट करके एक सील बंद बॉक्स में गिर जाएगी। तो ये 3 यूनिट होती है ईवीएम की और इनके बारे में जानना जरूरी था। ठीक है, अब हम जानते हैं नेक्स्ट। अब ईवीएम आने के बाद भी जब पहले बैलेट बॉक्सेस का यूज होता था तो बैलेट बॉक्सेस में भी इश्यूज थे। बाद में अब ईवीएम आ गया है, उसके बावजूद चुनाव में बार बार मुद्दा उठता है कि ईवीएम जो है उसे हैक कर लिया जा रहा है या वो ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो बैलेट पेपर में क्या इशू होता था, बैलेट पेपर में जब चुनाव होते थे तो उस वक्त भी बैलेट पेपर में इश्यूज आते थे। अब बैलेट बॉक्सेस में क्या इश्यूज थे कि हमें ईवीएम को यूज करना पड़ गया। 2 इश्यूज आते हैं, पहला बूथ कैप्चरिंग, दूसरा बूथ लूटिंग। बूथ कैप्चरिंग में क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मान लीजिए कोई भी पार्टी है, एक्स पार्टी है, वो क्रिमिनल हायर करेगी और वो क्रिमिनल क्या करेंगे, जहां पे भी बैलेट बॉक्सेस का यूज करके चुनाव हो रहे होंगे वो वहां पर जा करके कुछ वोट जो है वो इंसर्ट कर देंगे सो दैट जो उनकी पार्टी है वो जीत जाए। वहीं बूथ लूटिंग क्या होता है, उसमें तो पूरा बॉक्स ही गैप कर लिया जाता था। और बूथ कैप्चरिंग का सबसे पहला मामला बेगूसराय से आया था 1952 में और सबसे पहला मामला था, उस वक्त कांग्रेस की जो सत्ता थी। तो उस वक्त बूथ कैप्चरिंग आया था। जब जब चुनाव होते हैं जो पार्टी जीत जाती है उसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो हारने वाली पार्टियां होती हैं उनका यही इशू रहता है। 2014 तक जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक बीजेपी को ये सवालात थे कि ईवीएम या बैलेट बॉक्सेस में खराबी है। अब जब बीजेपी की सरकार है तो वही कांग्रेस को इश्यूज हैं। तो ये इश्यूज आए दिन चलते हैं और अभी इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी ये इश्यूज डिस्कस हो रहे थे। तो पहले जानते हैं कि कब ईवीएम पहले आया, कहाँ पे यूज हुआ और कब उसके प्रोविजंस बने। ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं
आप इसे लिख भी सकते हैं, लिख लीजिएगा, ये काम आते हैं और इससे जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं। तो पहला मई 1982 में केरला में यूज हुआ था सबसे पहले ईवीएम, लेकिन उस वक्त जो चुनाव है उसे वॉइड कर शून्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि 1982 में जब केरला में ये यूज हुआ ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब यूज हुई, तो जो चुनाव है उस ईवीएम से रिलेटेड जो है उस वक्त प्रोविजंस नहीं बने थे, इस वजह से उस चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया। फिर 1989 में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हुए आरओपीए एक्ट में 1951 के, और उसके बाद से ईवीएम को लेके इलेक्शन से जुड़े प्रोविजंस बनाए गए। जब प्रोविजन बन गए तो उसके बाद से 1998 में अमेंडमेंट के बाद सबसे पहले एमपी, राजस्थान, दिल्ली में ये ईवीएम का यूज किया गया। फिर बाद में हरियाणा में 2000 में इस्तेमाल हुआ। फिर 2001 मई में तमिलनाडु में, केरला, पौंडीचेरी, बंगाल, इन सारी जगहों में ईवीएम मतलब इस तरीके से इवॉल्व हुआ, ईवीएम का यूज करने लग गए हम सारे, यानी ईसीआई ईवीएम का यूज करने लग गई। देन फिर 2004 के लोकसभा इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस में ईवीएम का पहली बार यूज हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये टाइमलाइन जानना इसलिए जरूरी था कि कब ईवीएम आए, बैलेट बॉक्सेस थे उनसे भी इशू हो रहे थे, और फिर उसके बाद से ईवीएम आए और कब कहाँ कहाँ कैसे यूज हुआ उसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। अब ईवीएम को हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच के द्वारा। एडीआर क्या है? एडीआर जो है वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए स्टैंड करती हैं। इनका कार्य ये 25 सालों से इस चीज में कार्यरत है कि इलेक्टोरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करते हैं। ये बीते 25 सालों में इनका कार्य बहुत ज्यादा सराहनीय रहा है। वहीं नेशनल इलेक्शन वॉच जो है, इनका कार्य ये होता है, इनकी एक वेबसाइट है, वहां पर आप जा करके देख सकते हैं जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका क्या एजुकेशन है, उन पे क्या क्रिमिनल केसेस हैं, वो किन केसेस में गिल्टी पाए गए हैं, ताकि हम इन्फॉर्म्ड ओपिनियन लेकर के अपने जो लीडर्स हैं उनको चूज कर सकें। तो ये दोनों पार्टियां या ये दोनों एक एनजीओ है और दूसरा एक इनकी वेबसाइट है, यानी एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने याचिका दायर की। याचिका किन चीजों को लेकर के दायर की, उनकी डिमांड क्या क्या थी, ये सुनिए। पहला तो इनका डिमांड था इज टू वेरीफाई वोट कास्ट ड्यूरिंग इलेक्शन, यानी जितने मत एक एक मत जो डल रहे हैं उनको क्रॉस चेक करना, यानी कंट्रोल यूनिट में जब हम वीवीपैट में दिखता है, हम बैलेटिंग यूनिट में जब बटन प्रेस कर रहे हैं तो जो वोट है वो कंट्रोल यूनिट में भी जाएगा, तो उसको उनका मिलान करवाने के लिए इनकी डिमांड थी। दूसरा, स्लिप शुड बी गिवन, ये जो है ये उनकी तरफ से, पेटिशनर्स की तरफ से जो है निजाम पाशा ने ये दलील दी थी कि स्लिप शुड बी गिवन टू द वोटर एंड वोटर विल पुट दैट स्लिप इन द बॉक्स इटसेल्फ, यानी वीवीपैट में, यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल फुल फॉर्म है वीवीपैट का, उनमें जब पर्चियां 7 सेकंड तक दिखती हैं और उन पर्चियों को लेकर के निजाम पाशा ने ये दलील की है कि जो पर्चियां हैं वो वोटर को, यानी मतदाता को हाथ में दे दी जाए और उसके बाद से वो उन पर्चियों को खुद ही एक डब्बे में डाल दे। तीसरी चीज क्या इनकी डिमांड थी? प्रशांत भूषण सेड दैट if the VVPAT light stays on for always instead of 7 seconds, then the voter will also be able to see the process, यानी प्रशांत भूषण का ये कहना है कि जो वीवीपैट में जो लाइट चलती है वो 7 सेकंड न जल करके हमेशा जले, तो जो प्रोसेस है वो हमारे लिए विजिबल होगा। अब वीवीपैट पे एक सवाल और है कि पहले बैलेट बॉक्सेस से वोट होते थे, देन फिर ईवीएम आया, लेकिन जो वीवीपैट है वो ईवीएम के काफी बाद आया है। यानी 2019 में एक केस था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उस केस के बाद से वीवीपैट यूज होना शुरू हुआ था, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा कार्य था कि जो हम मतदाता हैं हमें भी वो सारी चीजें दिख रही हैं कि हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और उनका चुनाव चिन्ह क्या दिख रहा है। तो ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए अच्छी चीज है हमारे लिए। तो 7 सेकंड तक ना जल के वो हमेशा जली, ये प्रशांत भूषण की डिमांड थी। तो अपोजिंग काउंसिल से मनिंदर सिंह का ये काउंटर स्टेटमेंट था। उन्होंने ये कहा कि ईवीएम जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वो इंडिपेंडेंट मशीन है, उस पर अगर कोई सवाल करता है तो उस व्यक्ति को सजा होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देयर इज नो नीड फॉर एनी चेंजेस इन वीवीपैट, यानी जैसा प्रशांत भूषण ने कहा कि 7 सेकंड ना जल के वो हमेशा जले,
उस चीज को लेकर के उन्होंने ये जवाब दिया और ये पैरवी करते हुए कहा कि वीवीपैट जो है उसपे संदेह करने की जरूरत नहीं है और उनमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज उन्होंने ये कहा कि इफ द काउंटिंग डन मैनुअली देन द चांसेस ऑफ एरर विल इंक्रीज मोर। यानी जब पेटिशनर्स की तरफ से ये बोला गया कि हमें क्रॉस चेक करना चाहिए, सारे वोट को चेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, तो वो मैनुअली होगा। तो मनिंदर सिंह ने पैरवी करते हुए ये कहा है कि अगर हम मैनुअली काउंटिंग करवाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि गलती होगी। तो अब ये सारे केसेस जो है ये 16 अप्रैल की प्रोसीडिंग्स थी। फिर उसके बाद से प्रोसीडिंग 24 अप्रैल को चली। उसके बाद से क्या होता है वो देखते हैं। तो उस वक्त जो जस्टिस है ये केस जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के सामने आया। तो ये सारी प्रोसीडिंग्स के बाद से 16 अप्रैल और 24 अप्रैल के दिन का, उस दिन संजीव खन्ना ने एक स्टेटमेंट दिया कि इज इट नेसेसरी टू टेल अबाउट एवरी सिंगल थिंग, यू शुड सपोर्ट ईसीआई फॉर देयर वर्क। यानी प्रशांत भूषण और उनके साथ जितने वकील थे जो पैरवी कर रहे थे अपने केसेस की, उन्हें ये कहा गया कि हर चीज पर सवाल उठाना जरूरी नहीं है और इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा कार्य कर रही है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज है कि ये देखने लायक चीज है कि एक जो जस्टिस होते हैं, जो वकील होते हैं, उन्हें निष्पक्षता के साथ सारे कार्य करने चाहिए। लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ, जितनी प्रोसीडिंग्स चली हैं, तो अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट फॉलो करते होंगे, न्यूज फॉलो करते होंगे और यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो जस्टिस संजीव खन्ना है वो निष्पक्ष तरीके से इस केस को नहीं देख रहे थे। दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट, ये और लोगों के द्वारा बोला गया है। आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसी न्यूज देख सकते हैं। तो उनका ये स्टेटमेंट था कि हमें इलेक्शन कमीशन को, यानी जो याचिका करता है, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद से डिसीजन जो था, इफ देयर इज एनी नीड फॉर इम्प्रूवमेंट देन इट्स गाइडलाइन विल डेफिनेटली बी गिवन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उस वक्त 16 अप्रैल को जो प्रोसीडिंग हुई, 24 अप्रैल को जो प्रोसीडिंग हुई, उस वक्त डिसीजन ये हुआ कि अगर किसी सुधार की जरूरत होगी, भले वीवीपैट में या ईवीएम में, तो उसके बारे में गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन को दे दी जाएगी। और जो उनका अंतिम फैसला था उन्होंने सुरक्षित रखा था वेडनेसडे तक, कोई फैसला अभी तक नहीं आया था। लेकिन अब जो है वो फैसला आ चुका है और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी सुधार की जरूरत नहीं है और जो इनका कार्य है वो बहुत अच्छा चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो कार्य है वो ठीक चल रहा है, ईवीएम जो है वो बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, कहीं पे भी सुधार की जरूरत नहीं है। और जितनी याचिकाएं थी, जितनी याचिका दर्ज हुई थी, जितनी भी मांगे थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई है आज की डेट में, 16 अप्रैल और 24 अप्रैल की प्रोसीडिंग्स के बाद से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, पर उसके बाद से ये डिसीजन आया। अब ये पूरी बातें होने के बाद से जो बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, वो ये है कि पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहले ईवीएम का यूज कहाँ पर हुआ था? तो केरला में हुआ था, सबसे पहले यूज हुआ था, लेकिन उस चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि कोई ऐसे प्रावधान नहीं बने थे ईवीएम को यूज करने के लिए। दूसरा, वाई वीवीपैट इज इम्पोर्टेंट, यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल जरूरी क्यों है, क्यों 2019 के बाद से उन्हें जोड़ा गया सुब्रमण्यम स्वामी के केसेस के बाद से। तो एक मतदाता होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे भी ये जानने का अधिकार है कि मैंने अगर एक पार्टी को वोट दिया है तो वो उसी पार्टी को जा रहा है या नहीं, ये जानकारी देने का कार्य जो है वो वीवीपैट करता है। यानी वीवीपैट का कार्य है कि वो हमें जानकारी देगा। तो इस वजह से वीवीपैट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनका कार्य जो है वो मेरे हिसाब से मुझे सही लगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीवीपैट में कोई चेंजेस की जरूरत लगती है या नहीं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कैन ईवीएम बी हैक्ड, क्या ईवीएम को हैक कर लिया जा सकता है? सबसे जरूरी सवाल है। तो जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफिसर हैं, उनके अकॉर्डिंग, राजीव कुमार के अकॉर्डिंग, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उन्हें हैक नहीं किया जा सकता। और इस चीज की पैरवी करते हुए उन्होंने दो तीन लाइनें बोली थी कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती और खता ईवीएम की बताते हो। तो ये कहते हुए उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि ईवीएम हैकेबल नहीं है। अब दो तीन चीजें मैं बताती हूँ। ईवीएम जो है, जो मशीन है, वो वेयर हाउसेज में ला करके रखी जाती है और जब भी चुनाव होने वाले रहते हैं उसके पहले उनका प्रॉपर चेकअप होता है।
कि वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज, जो ईवीएम मशीन्स होते हैं वो ओटीपी के साथ चलते हैं। ओटीपी यानी वन टाइम प्रोग्रामेबल, यानी अगर एक मान लीजिए ईवीएम मशीन है और अगर उसे चुनाव के वक्त यूज किया गया तो वो ना पहले उसके इस्तेमाल हुई होगी ना उसके बाद दोबारा उसमें कोई डाटा फीड किया जा सकता है। वो एक ही दफा यूज होगी। अगर चुनाव के पहले उनमें कोई छेड़छाड़ होती है तो वो मतदाताओं के सामने चुनाव करते वक्त वो नहीं ढंग से कार्य करेंगी। तीसरी चीज, जो ईवीएम मशीन्स है उनमें कोई भी चीज अलग से कनेक्टर नहीं दिया होता है कि आप किसी चीज से कनेक्ट करके वायर के थ्रू आप उनमें कोई डाटा फीड कर सके। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद से तो ये लगता है कि ईवीएम हैकेबल नहीं है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।